हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। एक बार फिर से हम आज शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी घटना चक्र 2022 की सीरीज को, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ थे उसको हमने कवर किया इससे पहली क्लासेस में, जिसमें 62 एमसीक्यूज़ सॉल्व किए गए थे। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 63 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और इंडियन पॉलिटी, इन चारों की घटना सीरीज चलाई जा रही है, जो यूपी पीसीएस प्री और एमपी पीसीएस प्री को टारगेट करके चलाई गई है, जो आपकी तैयारी में बहुत ही रामबाण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालक के नियोजनों को निषेध करता है। ऐसा निषेध किस प्रकार का है? क्या ये पूर्ण निषेध है, या युक्तियुक्त निषेध है, या आंशिक निषेध है, या नैतिक निषेध है? तो मैं आपको बताऊं, ये पूरी तरीके से निषेध है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस कारखाने में काम नहीं कर सकते। पूरी तरीके से निषेध किया गया, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो शोषण में जो आर्टिकल 23 और 24 दोनों आते हैं, लेकिन बालकों के जो निषेध होते हैं, प्रतिषेध करते हैं, तो आर्टिकल 24 आता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 ही सही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों के हित से संबंधित है। फिर यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है, ICCPR के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित करने की बात की गई है? तो यहाँ भी आर्टिकल 24 ही है। और ये है क्या ICCPR? तो देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को संरक्षण दिया गया। तो आपको एक ही साथ दोनों फैक्ट यहाँ पे तैयार होगा कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत ही बात रखी गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, जब बात होती है दोष सिद्धि के संबंध में कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो प्रूफ हुआ कि नहीं, तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 की बात करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार अगर उस व्यक्ति को सज़ा मिल चुकी है उस अपराध के लिए, तो आप उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दे सकते। वहीं आर्टिकल 20 का 3rd पार्ट कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे 3rd डिग्री का जो प्रयोग किया जाता है पुलिस का, उसके द्वारा कहा जाता है कि भाई आप अपने खिलाफ गवाह खुद बन जाओ या अपना जुर्म कबूल कर लो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ये बैन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो आर्टिकल 20 का 3, यानी कि 20 के तीसरे वाले पार्ट में यह कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह कौन से आर्टिकल से संबंधित होगा? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 20 में यह चीज़ कही गई है कि आप एक बार ही जो है कि दंड दे सकते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं उसके लिए आर्टिकल 22 होता है। कहने का मतलब होता है कि आर्टिकल 20 में क्या कहा जाता है कि पहले आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसे प्रूफ किया जाता है, यानी कि दोष की सिद्धि की जाती है। लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगाए गए प्रूफ हो जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के दौरान आपके किन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल 22 बताता है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे 22 का खंड 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, या अपनी और साथ ही साथ वह अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श, यानी अपने वकील को हायर कर सकता है, वकील से बात कर सकता है, और इस तरीके के उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे, जब किसी को पकड़ लिया जाता है तो वो क्या कहता है, मुझे अपने वकील से बात करनी है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत ही ये अधिकार का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 22(1), 22(4), 22(2) और 22(1). तो देखिए, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। संसद विधि द्वारा उन विधियों या उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। या फिर स्टेटमेंट 4 होगा आपका
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। अच्छा प्रश्न है और इसका सी स्टेटमेंट गलत है कि संसद जो है कि विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण नहीं कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। यह काम संसद नहीं करती है, बल्कि एक इसके लिए मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं, जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं, उनकी एक कमेटी बनती है और वो निर्धारित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो केवल और केवल 3 माह के लिए, और अगर 3 माह से अधिक रखना है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अर्थात निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी तो बनाया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। आर्टिकल 22 का 4 कहता है कि यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए, यानी कि 3 माह से अधिक के लिए आप नज़रबंद रखना चाहते हैं तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जाएगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त ऐसे आधार हैं कि इसको 3 माह से अधिक के लिए नज़रबंद रखना चाहिए। और अभी इससे पहले प्रश्न में आपने पढ़ा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला था कि संसद विधि नहीं बनाती है कि 3 माह से अधिक समय के लिए रखना है या नहीं, बल्कि एक सलाहकार बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, तो केवल और केवल 3 माह तक, और अगर 3 माह से अधिक आपको रखना है मुकदमा चलाने के लिए तो आपको एक सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उस पर विचार करना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है, और कैदी को पैरोल पर छोड़ देना, पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। तो स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा कि कैदी को जो पैरोल पर छोड़ा जाता है तो उसके अपने नियम होते हैं। ओके, आइए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल। सिखों को कृपाण धारण करने के अधिकार रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो देखिए, धार्मिक जो निकाय हैं वो ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। साथ ही साथ जो सिखों को कृपाण धारण करने की जो आज़ादी दी गई है, ये आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी शामिल की जाती है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, क्योंकि कृपाण एक जो है कि धार्मिक प्रतीक है, इसलिए उनको इजाज़त है कि वो अपने साथ अपना एक जो कृपाण होता है, तलवार जैसी जो छोटी सी तलवार होती है कमर में लगाए रहते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो आर्टिकल 25, क्योंकि 25 से लेकर 28 तक जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, गलत। संपत्ति के अधिकार से, यह भी गलत। धर्म की स्वतंत्रता से, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 78 प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो आप देखेंगे बौद्धों को भी इसमें शामिल किया गया, जैनों को भी और सिखों को भी, लेकिन पारसी लोगों को जो है कि हिंदू नहीं माना गया है। और मैं आपको बता दूं, पूरे संविधान में केवल एक यही आर्टिकल है जहाँ पे स्पष्ट भाषा में जो है कि हिंदू शब्द लिखा गया है, बाकी पूरे संविधान में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 79 को भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार और मानववाद। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि मानववाद के अंतर्गत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 25(1) कह रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, लेकिन किस आधार पे। आप देखोगे लोक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सदाचार, धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्प्यूट करते हो तो भी आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को अगर आप डिस्प्यूट करते हो तो भी आप पे लगाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा। और आप अगर देखेंगे शिक्षा वाले अगर हम पॉइंट को काटते हैं थर्ड को, तो यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी काट सकते हैं आप इजीली। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अभी सेकंड और ये सी और डी रह गया। तो ये देखिए फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है। आप देख सकते हैं लोक व्यवस्था आ रहा है,
साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सदाचार आ रहा है और स्वास्थ्य, ये तीनों ही जो है कि धर्म के संबंध में आते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कौन एक सुमेलित नहीं। यहाँ पे फोकस करना है कि सुमेलित नहीं। अक्सर पेपर में यही गलत होता है कि हम लोग देखते नहीं है कि पूछ क्या रहा है, सुमेलित पूछ रहा है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। आर्टिकल 23 यहाँ पे कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यह भी सही है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी सही है। और आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 29 नहीं बल्कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगर आर्टिकल 30 दिया जाता तो होता। 29 में क्या कहा गया है? 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग भाषा और लिपि और साथ ही साथ अपनी संस्कृति की जो है कि सुरक्षा कर सकते हैं। किसकी किसकी? भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पे। तो इसलिए डी ऑप्शन इस करेक्ट है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। यहाँ फिर पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 23 में मानव व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये भी सही है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह भी सही है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 31 शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जो कि आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है, तो ये गलत है क्योंकि आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था ये? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के अधिकार से। और अब इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको हटा के आर्टिकल नंबर 300A या 300 का इसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया। तो आर्टिकल 31 को निरसित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही इनसे संबंधित है, लेकिन जब शिक्षण संस्थानों की बात आएगी तो आर्टिकल 30 लगाना होगा आपको। डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 30 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है कथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, यह बात बिल्कुल सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। अब यहाँ पर समझना है कि संविधान में अल्पसंख्यक केवल उनको माना जाएगा जो भाषाई और धार्मिक आधार पर हैं। तो अब आप ये देखें कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, जबकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और ये यूपी पीसीएस प्री 2019 में देखिए इतना ऑथेंटिक और इतना स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, गलत। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, गलत। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक इन दोनों को ही देता है भारतीय संविधान, हमारी मान्यता देता है। और देखिए ये प्रश्न आईएएस प्री 99 में पूछा गया था, इसको 2019 में पीसीएस ने पूछ लिया। इसी तरीके से प्रश्न बहुत सारे रिपीटेड होते हैं आपके। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 का प्रयोग करने के साथ और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 26 का प्रयोग करने के साथ ही यह शक्ति दी गई है कि आप मौलिक अधिकार को लागू करा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए कुछ एक स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट लेकर आने वाला हूँ लाइव सेशन आपके सामने। तो आप लोग डेट बताइएगा कि इस हफ्ते हम लोग कौन सी डेट को या कौन से दिन पे हम लोग रखें, क्या टाइमिंग रखें, ताकि आप लोग इजीली लाइव सेशन को सुन सकें, अपने क्वेश्चन पूछ सकें, मैं अपने अनुभवों को शेयर करूं आपसे कि आपकी जो समस्याएं हैं उसमें आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकें और आप भी एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संरक्षक मतलब गार्जियन कौन है? तो अभी हमने पढ़ा कि न्यायपालिका ही जो है कि संरक्षक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रयोग करती है वो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करेगी और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करती है, अर्थात विधियों को जीरो घोषित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 89 है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, यही इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है? तो यहाँ न्यायपालिका दे रहा है, तो ये न्यायपालिका ही होगी जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही शामिल है। अगर ऑप्शन में को केवल हाई कोर्ट देता है या केवल सुप्रीम कोर्ट देता तो आपको वही आंसर बनाना पड़ेगा।
91 है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक भी माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। जब भी संवैधानिक विवाद कोई होता है तो संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। और संवैधानिक पीठ किसे कहते हैं? जिस भी पीठ में 5 से अधिक जुडिशरी बैठे, यानी कि 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश बैठते हैं, तो उसको संवैधानिक पीठ हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जी के जो 7 सदस्य थे उसमें थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई थी और इन्हीं के आधार पर 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होती है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यही बात गलत है क्योंकि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए गए हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया है। संवैधानिक तो हो सकते हैं लेकिन सांविधिक अधिकार नहीं। जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं अधिकार के नियम वो सांविधिक होते हैं, तो इसलिए संसद के लिए नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों की बात होती है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कई बार पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। मैं इससे संबंधित जो विवाद है उसको भी क्लियर कर दूं। जब पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, केवल सिंपल ऑप्शन देके, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए प्रस्तावना, ठीक है, या उद्देशिका। लेकिन जब पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग, भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 32। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, इसीलिए इन्होंने इस बात को रखा। तो ए और आर दोनों ही सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी बिल्कुल कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो जब बात हो रही है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, तो ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके 5 प्रकार की रिट जारी करता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके लिए आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। देखिए 5 प्रकार की जो रिट होती है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, इनको हम आगे जब न्यायपालिका का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल से समझेंगे। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया? तो भाई स्वतंत्रता के महानतम रक्षक के लिए क्या है, ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या नज़रबंद या बंद नहीं रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है आपका। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए होता है तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है, आइए समझते हैं, आर्टिकल 226 का प्रयोग करके जब हाई कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करती है, इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग, यानी कि जज के सामने उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाए। और इसमें चूंकि यहाँ पे देखिएगा आगे 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को तो आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है, यानी ये एक जो है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रिट हो जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, पूर्णतया। अब यहाँ पे आप आ सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं इसको डिटेल से आंसर में डायरेक्ट कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हमें शरीर चाहिए, अर्थात जज कहता है कि हमें सशरीर व्यक्ति को प्रेजेंट करिए। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार जो है कि परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से आप किसी पद पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बॉडी को प्रेजेंट कीजिए।
परमादेश में अगर आप देखेंगे तो वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध में देखेंगे तो टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा में बाई व्हाट अथॉरिटी। तो ये जो है कि आपका सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिषेध में क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो देखिए उपयुक्त में से अब यहाँ पे देख सकते हैं आप किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो उत्प्रेषण रिट जो है, रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं, और यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 103, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है। जब न्यायपालिका जो है कि कार्यपालिका से कहती है, अर्थात मैंडमस होती है, मैंडमस इसको कहा जाता है। और मैंडमस का मतलब होता है परम आदेश। मैंडमस का मतलब होता है परम आदेश या परमादेश, कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे शक्ति प्रदत्त यानी अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, अर्थात जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, तो ये देख सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं, परम आदेश। मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कीजिए, जब कोई अधिकारी इस काम को नहीं करता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, आर्टिकल का मिलान करना है, काफ़ी बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जूम करके, जूम कम करके। तो आइए इस प्रश्न को आप देखिए, फोकस करिए इसी प्रश्न पे। आर्टिकल 16 टू 29 का 2, 31 और 31 का 1। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए संपत्ति का है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 31, क्योंकि 31 में तो संपत्ति की बातें थी। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि ये लोक सेवा में होता है, यानी कि ये जॉब से समझता है, तो 16(2) हो गया। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार है। यानी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था की बात की जा रही तो 31 हो जाएगा। और लास्ट है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश और जाति और भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 29 के 1 पार्ट में आ जाएगा। तो यही तो हमने अभी देखा जो है कि पूरा का पूरा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 है, बिल्कुल सही। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध वारंट, ये आर्टिकल 23 में नहीं है मेरे दोस्तों, और जबकि धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, और अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण जो है कि 29 में। ये जो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध में संरक्षण है, ये आपका आर्टिकल आएगा 22, 23 नहीं है 22 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22 हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे आर्टिकल 22, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आर्टिकल 22 है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना सूची फर्स्ट और सेकंड को। उपाधियों का निषेध, ये आर्टिकल आपका 18 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये आपका आर्टिकल 26 हो जाएगा। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, तो ये आर्टिकल 29 हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार, तो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आ जाएगा। ये इसका सही मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है कि, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। आप देख सकते हैं कि इंसानों यानी व्यक्ति का अनैतिक जो व्यापार होता है, ये तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया कि यह निषेध होना चाहिए। मूल ढांचे का जो सिद्धांत था, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया था, 1973 में दिया था। और वहीं संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते मेरे दोस्तों कि मूल ढांचे का जो है कि हनन नहीं होना चाहिए। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में आप कह देंगे 1980 में ये बात रिपीट की गई थी। और मौलिक कर्तव्य को हम 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ते हैं, और मौलिक कर्तव्य को हमने रूस से ग्रहण किया है। कहाँ से, रसिया से। चलिए 108 के बाद 109 में आते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही गलत है, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि केशवानंद भारती में भी यही बात कही जाती है, और यही बात आगे चल के मिनर्वा मिल केस में भी कहा जाता है। केशवानंद भारती जो है कि 1973 में आया था, और मिनर्वा मिल्स का आदेश 1980 में आया था। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स तो है नहीं, तो हम लोग केशवानंद को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1010,
मतलब 110 नंबर पे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से मुकदमे में किया? तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा राज्य इसमें? केरल राज्य। और ये कब आता है? 1973 में आता है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो जो मूल संरचना थी वो आई थी आपकी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 मार्च 1973 में आई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही काल अनुक्रम बताना है। यानी गोलकनाथ केस कब आया, केशवानंद भारती केस कब आया, और इसमें दो और ऑप्शन दिए होंगे, आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। पहले मिनर्वा मिल्स केस और गोपालन केस, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मिनर्वा मिल्स केस आता है वो तो आता है 1980 में, और इससे पहले हमने केशवानंद पढ़ा वो आता है आपका 1973 में। और जो गोपालन केस है और गोलकनाथ केस, तो गोपालन केस तो आ जाता है मेरे दोस्तों 1951 में, और गोलकनाथ जो केस आता है वो आता है 1967 में। आइए हम इसके ऑप्शंस के साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि गोपालन केस आता है 1950, कहीं कहीं 1950, कहीं 1951 भी देता है। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो ये पूरा क्रम हो जाएगा, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो यह एक लीगल राइट हो गया जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, और ये किस में चला गया? आर्टिकल 300 ए या आर्टिकल 300 का, और ये किससे गया है? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। ये IAS प्री 2021 का प्रश्न भी पूछा गया है। अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं, संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक, वैधानिक या कानूनी? तो देखा जाए वैधानिक का मतलब भी लीगल राइट होता है अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, और कानूनी अधिकार का मतलब भी होता है लीगल राइट। तो इसलिए सी और डी दोनों ही ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है आपका, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग ये हो जाएगा 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ पे ये सारी बातें सही हैं, लेकिन ये भाग 12 आपका कंफर्म होना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल भाग 12 में ही इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन इस करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन जो है कि आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक वैधानिक अधिकार यहाँ पे इसे माना गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। गलत, जो है कि 301 है ही नहीं। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। गलत, उस समय जो है कि जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी। तो केवल और केवल बी वाला ऑप्शन इस करेक्ट होगा, यानी ए, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहा जा रहा है, किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन ये जो था इसके द्वारा, और इस समय 1978 में मोरारजी देसाई के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार थी, न कि कांग्रेस की। इंदिरा गांधी की यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। क्वेश्चन में फिर से वही रिपीट है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब इसको जो है कि आर्टिकल 300 क या ए में रखा गया, और जिसमें भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया? देखिए प्रश्न की लैंग्वेज बस बदल रहे हैं, बाकी प्रश्न वही है कि संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा के अब किस में रख दिया गया? 300 ए में रख दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर वही 123, संपत्ति के अधिकार की बात हो रही है, तो 44वें संवैधानिक संशोधन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट रिपीट है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए समानता का अधिकार भी है, शोषण का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है कि वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो अब संपत्ति का अधिकार जो है कि अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार में शामिल नहीं है।
पूछा जा रहा है कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो समानता का अधिकार भी है, विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार, अच्छा शोषण का अधिकार भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विरोध का अधिकार यहाँ पे शामिल नहीं है, आप किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते एक तरीके से, तो ये मूल रूप से नहीं शामिल है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। समान आवास, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने और स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान आवास का अधिकार नहीं है कि सबको एक जैसा घर मिल जाए, इसका अधिकार कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। 28 क्वेश्चन है 128, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। नागरिकों को नहीं दिया गया है तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अलग से आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको जो है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था, न कि मूल अधिकार में। तो ये मूल अधिकार में बिल्कुल भी इसे आप मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, लिख रहा है राष्ट्रीय गीत को किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि आप किसी को इस तरीके से बाध्य नहीं कर सकते, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसको ईजिली भाषा में, यहाँ पे तो दे रहा है फर्स्ट और थर्ड, यानी भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 प्राप्त है, और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है कि आर्टिकल 29 और 30 ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात आर्टिकल 19 इन्हें प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागरिकों और विदेशी दोनों को जो प्राप्त अधिकार है वो है 14, फिर 20, 21, 21A, 23, 24, आगे देख सकते हैं आप 24 के बाद 25, 26, 27, 28। ये जो अधिकार है ये मुख्य रूप से सभी को प्राप्त है, यानी विदेशियों को भी और भारतीयों को। भारतीयों को तो वैसे सभी अधिकार प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को आर्टिकल 14 के बाद सीधे आप 20 से उठाइए और 28 तक पूरे आर्टिकल आप इसमें काउंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो देखिए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 14 जो है वो सभी को प्राप्त है। 133 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, अर्थात कि वो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। कहने मतलब आर्टिकल 14 तो भारत में नागरिक और विदेशी दोनों का अधिकार है, लेकिन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने के अधिकार जो आर्टिकल 19 है ये इनको प्राप्त नहीं है, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी इनको नहीं है। तो आप देखेंगे 2, 3, 4, क्योंकि पहला आर्टिकल 14 है जो सभी को प्राप्त है। और अब यहाँ पे आपका ये था जो है कि प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लेके आएंगे आपके सामने DPSP, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।